बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में अभी अभी मुर्दाघर से किसी 15-16 साल के लड़की की डेड बॉडी को लाया गया था, जिसे कल मुर्दा करार दिया गया था। मगर आज सुबह ही इसकी सांस फिर से चलने लगी। यहाँ इमरजेंसी वार्ड में इसे लाए थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक जैसे वक्त रुक गया और इमरजेंसी वार्ड में मौजूद तमाम चीज़ें अपनी जगह पर ठहर गई। हत्ता तक कि हवा में गिरी हुई पानी की बूंदें भी अपनी जगह पर रुक गई और तमाम डॉक्टर और नर्सें जो इस वक्त इमरजेंसी वार्ड में मौजूद थी वो भी भुत्तों की तरह एक जगह पर रुक गए। लड़का हवा में रुकी हुई पानी की बूंदें पुतले बने हुए खड़े डॉक्टर और नर्सों को बहुत हैरान होकर देख रहा था। तभी उनमें से एक डॉक्टर बोल पड़ा, तुम्हें चुन लिया गया है और तुम्हारा वक्त अब से शुरू होता है। बेड पर पड़े हुए नीम बेहोशी की हालत में लड़के को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रहा है और किस वक्त की बात कर रहा है। फिर वो बोला, डॉक्टर, तो तुम्हारे पिछले जिंदगी की याददाश्त जा चुकी है। तुम्हें शुरू से सब बताता हूँ। तुम एक रूह हो, आत्मा हो जो कि मर चुका है, और मैं जिंदगी का फरिश्ता हूँ। तुम्हें एक दूसरा मौका मिला है जिस जीने का, अरसलान के जिस्म में। अगर तुम ये मौका गंवाना नहीं चाहते तो तुम्हें 100 दिनों के अंदर अंदर एक सवाल का सही जवाब ढूंढ कर निकालना होगा। और सवाल यह है कि जिसके जिस्म में तुम अभी हो, इसकी मौत कैसे हुई। याद रखना, 100 दिन है और 3 मौके हैं सही जवाब देने के। अगर तुम पास हो गए तो तुम्हें जीने का एक और मौका दिया जाएगा, और अगर नहीं तो तुम फिर से मर जाओगे। इतना कहकर पलक झपकते ही सब कुछ पहले जैसा हो गया। वो नर्सें और डॉक्टर, मगर अभी अभी जो हुआ वो तमाम डॉक्टर और नर्सें इस बात से बेखबर थी कि किस डॉक्टर ने बातें की थी। वो डॉक्टर नहीं था, वो एक फरिश्ता था। अब वो लड़का यानी अरसलान अपने वार्ड में है और बाहर कोई रोते हुए डॉक्टर से अरसलान के बारे में पूछ रहा है, और इसके लबो लहजे से बहुत दर्द झलक रहा था। डॉक्टर इससे कह रहा था, ऐसा मेरा पूरी कैरियर में पहली बार हुआ है कि कोई मर कर जिंदा वापस हुआ है। हालांकि इसकी याददाश्त वापस आने में थोड़ा वक्त लग सकता है। फिलहाल परेशानी की कोई बात नहीं, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। अरसलान समझ गया कि वो इस लड़के की माँ है जिसके जिस्म में वो इस वक्त मौजूद था, और जो सामने परेशानी की हालत में बैठा किताब पढ़ रहा था वो यकीनन इस लड़के अरसलान का भाई है। क्योंकि उम्र ज़्यादा नहीं थी, यही कोई 18-19 साल इसकी उम्र होगी, और इसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा परेशानी थी। फिर इसे अगले ही दिन अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वो कार में बैठकर अरसलान की माँ, भाई और ड्राइवर के साथ वापस घर जा रहा था। इसने थोड़ी हिम्मत की और अपने सवाल का जवाब ढूंढना शुरू कर दिया। क्योंकि इसने ज़िंदा रहना था, इसको दूसरी ज़िंदगी मिली थी और ये ज़िंदगी वो गंवाना नहीं चाहता था। इसने अरसलान की माँ से पूछा, मैं कैसे मरा। ये सुनते ही वो खौफजदा होगी, बोली, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, तुम अभी ज़िंदा हो। फिर थोड़ा हचकिचाते हुए बोली, तुम्हारी तबीयत नमूनिया की वजह से ख़राब हो गई थी। अरसलान सोचने लगा कि यह सही जवाब है। इतना आसान वो अपने तौर पर सोचने लगा कि इतने में वो कार रुक गई। बाहर खड़ी लोग अपनी अपनी जगह पर जम गए और एक बार फिर वक्त अपनी जगह पर रुक गया। गाड़ी, वक्त, बाहर शोरगुल, लोगों का चलना, हर चीज़ अपनी जगह पर मुंजमद हो गई। वो फरिश्ता ड्राइवर के रूप में गाड़ी के अंदर आकर मेरी तरफ देख कर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है कि अरसलान कैसे मरा? ये जानना इतना आसान होगा तुम्हारे लिए? तुम्हें सच में लगता है कि तुम अरसलान की मौत के बारे में पता कर लोगे? इसके मरने की असल वजह नमूनिया थी। वो समझ गया कि इसे सोच समझ कर जवाब देना होगा। इसके पास सिर्फ 3 मौके हैं दूसरी ज़िंदगी पाने के लिए। अब घर पहुंचकर वो वहाँ रखी हुई चीज़ों को टटोल रहा था। सामने कुछ तस्वीरें थी जिनमें अरसलान के माँ बाप और भाई हैं, पर वो किसी भी तस्वीर में नहीं। इसने इसकी माँ से पूछा, बाबा कहाँ हैं? माँ ने झिझकते हुए कहा, वो आए थे हॉस्पिटल में। जब तुम बेहोश पड़े थे तुम्हें होश नहीं था। वो पूरी रात तुम्हारे सराहाने बैठे रहे, मगर तुम्हें होश में आने से पहले उन्हें किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। अरसलान सोचने लगा, बड़ा अजीब है, बेटा मरने वाला है और बाप को काम सूझ रहा है। तभी इसका बड़ा भाई हमजा वहाँ आया। अरसलान की तरफ देखने लगा। माँ इससे बोली, आज से अरसलान तुम्हारे साथ ही तुम्हारे कमरे में सोएगा।
अभी इसे अकेला सुलाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने पीने को बना देती हूँ। लेकिन हमजा कुछ कहे बिना ही वहाँ से चला गया। रात में जब सब सो गए तो अरसलान चुपके से अपने कमरे में गया। ये बिल्कुल किसी आम से कमरे जैसा था। इस दराज पर कुछ खाली फ्रेम मिले, लगता है उनमें से तस्वीरें निकाल ली गई हैं। फिर नीचे के दराज में टूटे हुए पेंट ब्रश मिले। इसके दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था, वो अरसलान की मौत के पीछे क्या राज हो सकता है। तभी इसकी नज़र फर्श पर कुछ अजीब से निशान पर गई। इसी वक्त कमरे की बत्ती जल उठी और वो डर कर अपनी जगह से उछल पड़ा। हमजा अचानक अंदर आया और कहने लगा, हाँ याद है तुम्हें वो जगह, यही तो तुम मरे थे। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें कुछ याद होगा। इसका लहजा तंजिया था। ये शोर सुनकर इसकी माँ भी वहाँ आ गई और इसे वहाँ से वापस ले जाने लगी। लेकिन मैंने कहा मैं अपने कमरे में रहूँगा, मगर माँ ने मुझे सख्ती से मना कर दी। तुम अभी तक ठीक नहीं हो, इसलिए तुम अकेले नहीं सो सकते और ना ही दोबारा बगैर इजाज़त इस कमरे में आना। तुम अगली सुबह स्कूल के लिए तैयार होते हुए वो सोच रहा था कि 100 दिन में से एक दिन कम हो गया। मैं बाकी दिन इस जवाब को ढूंढने के लिए सर्फ करूंगा कि आया अरसलान कैसे मरा। तभी तो वो अरसलान के वजूद में ज़िंदा रह सकता था। वही एक सवाल इसके दिमाग में घूम रहा था। बाहर अरसलान की माँ से किसी के बातें करने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो नादिया थी। वो अरसलान की बचपन की दोस्त, दोनों की क्लास भी एक थी। अरसलान 10 दिन से स्कूल नहीं आया था तो हाल चाल पूछने चली आई। माँ ने अरसलान के साथ जो कुछ हस्पताल में हुआ किसी को नहीं बताया और नया ही यही किसी को बताया कि अरसलान की याददाश्त जा चुकी है। डॉक्टर ने कहा था कि इसे वापस आने के लिए वक्त लगेगा और इसको अपने हालात में जीने दिया जाए, इससे इसकी याददाश्त वापस आने में मदद मिलेगी। इसलिए इसको स्कूल भी जाने दिया गया। स्कूल जाते हुए नादिया बोली, आज तुम कुछ बदले बदले से लग रहे हो। मतलब कि पहले की तरह नहीं लग रहे, कुछ अलग लग रहे हो। ये बात सच भी थी कि मैं अरसलान नहीं था, मैं तो सिर्फ इसके वजूद में था। फिर नादिया बोली, कोई बात नहीं। अच्छा, तुम स्कूल के फाउंडेशन डे पे जो मेन पेंटिंग बनानी है वो याद है ना तुम्हें? स्कूल फाउंडेशन की कमेटी की मेंबर हूँ मैं और स्टूडेंट की तमाम जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर हैं। अगर ये काम पूरा ना हुआ तो तुम्हें पता है तो मुझे डांट पड़ेगी। मैंने भूलने का नाटक किया। अच्छा ठीक है यार, मैं कर लूँगा, तुम परेशान ना हो, मेरी वजह से तुम्हें कोई भी डांट नहीं सुननी पड़ेगी। फिर नादिया मुझे क्लास के बाद एक्टिविटी रूम में मिलने को कहती है और किसी हादिया का जिक्र करती है और साथ ही इसके चेहरे पर थोड़ी अफसुदगी आ जाती है। वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मैंने भी हाँ में सर हिला दिया। मगर मैं इस हादिया लड़कियों को पहचानूंगा कैसे, क्योंकि मैं अरसलान के किसी भी दोस्त को नहीं जानता। पर मैंने हाँ में सर हिला दिया। अब स्कूल में दाखिल होते हुए मुझे दीवार पर एक खाली जगह दिखाई दी। पता नहीं ये जगह क्यों खाली थी। मैं हादिया को ढूंढते ढूंढते अपने क्लासरूम में पहुंचा, मगर वहाँ इसे कोई बात नहीं कर रहा था। मुझे आज समझ आया कि अरसलान का कोई दोस्त नहीं था। मैंने उनसे घुलने मिलने की कोशिश भी की, मगर कोई फ़ायदा नहीं। लंच टाइम पर मैं भी तमाम लोग मुझसे दूर भाग रहे थे। मैं क्लासरूम से भागकर इसी जगह पहुंचा, यहाँ अकेले अरसलान आया करता था। ये बात मुझे नादिया ने बताई थी कि अरसलान यानी मैं ज़्यादा वक्त छत पर बिताता हूँ। छत पर मैंने आके लंच बॉक्स का डब्बा खोला तो इतना सारा अच्छा खाना देखकर मेरा मन खुश हो गया। अरसलान की माँ सच में अच्छा खाना बनाती थी। और फिर मैं जैसे ही खाना खाने शुरू करने वाला था, वहाँ एक लड़की आई और उसके फ़ोन मैसेजेस और कॉल की रिप्लाई ना करने पर वो मुझे डांटने लगी। मैं थोड़ा हैरान और परेशान हो गया कि अब ये कौन है, इसके दिमाग में चल रहा है क्या है। क्या इतनी प्यारी लड़की अरसलान को जानती है? मुझे भी वो अच्छी लगी, वो थी ही बहुत खूबसूरत। फिर वो लड़की बोली, ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? क्या तुम अपनी पेंटिंग के लिए मिलने वाली मॉडल को भी भूल गए? तो मैं थोड़ा झिझक कर इससे बोला, तुम हादिया हो? वो एक शोख मुस्कुराहट के साथ बोली, हाँ और कौन हो सकती हूँ मैं। अच्छा तुम्हें अपना वादा तो याद है ना? फिर मैं सोच में पड़ गया कि अब ये नई मुसीबत क्या है। वो मुस्कुरा कर बोली कि वो मेरी एक दोस्त के लिए बर्थडे का तोहफ़ा ख़रीदने जाना था। क्योंकि तुम आर्ट और पेंटिंग का शौक़ है, इसलिए तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे। मैंने एक बार फिर इसका वादा भूल जाने का नाटक किया और सॉरी, मैं कैसे भूल सकता हूँ, तुम जब कहो चलते हैं। तो तय हुआ कि अगले दिन वो साथ मेरे जाएगी हादिया की दोस्त का तोहफ़ा ख़रीदने।
हादिया एकदम से बोली, आज तुम थोड़ी अलग लग रहे हो बाकी दिनों से। कुछ तो अलग है, आज तुम में और मैं नादिया स्कूल की दूसरी बिल्डिंग से उनको बातें करते देख रही थी। और घर लौटकर माँ को बाप से फ़ोन पर बात करते हुए मैंने सुन लिया। वो कह रही थी, इस वक्त घर को, दोनों बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें यहाँ होना चाहिए। अचानक मुझे अंदर आता देख कर माँ ने फ़ोन रख दिया। माँ ने इसे बड़े भाई हमज़ा को खाना खाने के लिए बुलाने को कहा। हमज़ा के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और हमज़ा वाशरूम में था। मैं इसके कमरे में खड़ा था। मुझे अपने कमरे में खड़े देख कर हमज़ा गुस्से हो गया। शायद वो मुझे अपने कमरे में देखना पसंद नहीं कर रहा था। हमज़ा बोला, मुझसे पूछे बगैर आइंदा इस कमरे में मत आना। अब फिर दिन मैं क्लास में बैठा था कि हाथ में पकड़े कांच की शीशी से फिसलती हुई रेत को देख रहा था। ये मुझे उस फरिश्ते ने दी थी जो हर वक्त मुझे बताती थी कि मेरे पास वक्त कम है और वक्त मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। मुझे अरसलान की मौत का पता लगाना है, तभी मैं ज़िंदा रह सकता था, तभी मैं इसके वजूद में रह सकता था। इस दौरान क्लास टीचर ने मुझे बुलाकर पूछा, क्या तुमने अपने कॉलेज एडमिशन को लेकर अपने वालिदैन से बात की? मैं कुछ समझ नहीं पाया। फिर टीचर ने कॉलेज का एडमिशन फॉर्म मेरे हाथ में थमा दिया और कहा कि तुम अपने करियर को लेकर वाकई संजीदा हो तो इस आर्ट कॉलेज में एडमिशन ले लो और अपने वालिदैन से बात करो। अब लंच ब्रेक का टाइम हो गया था। लंच करने के बाद नादिया ने मुझे अपने पास बुलाया। वो बता रही थी कि स्कूल फाउंडेशन डे में आने में अभी सिर्फ 100 दिन बाकी है। तुम्हें जल्द अपना प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना होगा। मगर कुछ बनाना ही नहीं आता था। मैं नहीं सोचों में गुम था, तब भी मेरी नज़रें खूबसूरत मुस्कुराते हुए चेहरे पर पड़ी। वो हादिया का चेहरा था और कुछ देर के लिए मैं अपनी सारी परेशानी भुला बैठा। फिर कुछ देर के बाद मैं आर्ट रूम में पेंटिंग तलाश कर रहा था, जिस पेंटिंग में हादिया मेरी मॉडल बनी थी। और इसी वक्त एक टीचर आर्ट रूम में दाखिल हुआ, मुझे हाथ से पकड़कर कैनवस बोर्ड के सामने बिठा दिया और एक सेब को हाथ में पकड़कर इससे एक बाइट लेकर मेरे सामने रख दिया और बोला, इसे कैनवस बोर्ड पर बनाओ। और पेंसिल मेरे हाथ में थमा दी। जबकि मैं तो आर्ट के बारे में कुछ जानता ही नहीं था। पर तज्जब की बात है कि मैंने सेब को कागज़ पर हूबहू उतार दिया। मुझे नहीं पता है कि यह सब मैंने कैसे किया। बस एक बात का मुझे पता है कि अरसलान के वजूद के साथ साथ इसकी काबिलियत भी मुझे मिल गई थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। दरअसल इस टीचर में फ़रिश्ता आया था जो मुझे बताना चाह रहा था कि अरसलान के वजूद के साथ साथ इसकी तमाम काबिलियत और खसूसियात भी मुझे मिल गई हैं। फिर इस फरिश्ते ने पूछा, क्या तुम्हें अरसलान की मौत का जवाब मिल गया? फ़िलहाल मेरे पास कोई जवाब नहीं था। फिर वो टीचर मुझे एक रास्ता बताता है और अरसलान की मौत को जानने का, कि मैं अरसलान की ज़िंदगी को बहुत करीब से देखूं। इसकी मौत का जवाब वहीं पर छुपा है। फिर मैं घर आकर कैनवस और पेपर पर हाथ चलाने लगा। खुद ब खुद खूबसूरत तस्वीरें बन रही थी मेरे हाथों से। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे हाथों को मालूम है कि उन्हें क्या करना है। इस दौरान हादिया की तरफ से मैसेज आया कि वो कल मुझसे मिलना चाहती है। मैं तो काफ़ी दिनों से इस बात का इंतज़ार कर रहा था। मेरा भी दिल कर रहा था कि इसको मिलूं। मुझे यह एहसास बहुत अजीब सा लग रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहन कर जाऊँ इससे मिलने के लिए। फिर मुझे अरसलान के कमरे में इसका पर्स मिल गया जिसके अंदर काफ़ी सारी रकम मौजूद थी। फिर मैंने उन्हीं पैसों से नए कपड़े लिए, जूते लिए और फिर बाल भी कटवाए। और फिर स्कूल में भी मैं शाम तक नेट पर डेट की जगह ढूंढता रहा और जगह तलाश करता रहा कि कौन सी जगह पर मुझे इसको लेकर जाना चाहिए। नादिया दूर खड़ी मुझे कंप्यूटर पर ये सब करता हुआ देख रही थी। इससे ही रहा नहीं गया, इसने मुझसे पूछ लिया, क्या तुम हादिया के साथ डेट पर जा रहे हो? मैंने कहा नहीं, बस इसकी दोस्त का बर्थडे है, इसके लिए तोहफ़ा ख़रीदना है, इसलिए मैं उसकी मदद करने के लिए इसके साथ जा रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। ये सुनते हुए नादिया मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। पीछे भी नादिया चंद कदम चली थी कि कॉलेज के चंद बदमाश लड़कों ने इसका रास्ता रोक लिया। वो इसको छेड़ने लगे। मैंने आगे बढ़कर इससे पंगा ले लिया और मारपीट शुरू हो गई। कुछ उन्होंने मुझे मारी, कुछ मैंने उनको मारी। बात रफा दफा हो गई। नादिया खड़ी हैरानी से मेरी तरफ देख रही थी। वो इस बात पर हैरान थी कि इससे पहले कभी भी मैंने किसी के साथ ऐसा बर्ताव या लड़ाई झगड़ा नहीं किया था, वो भी किसी लड़की के लिए। मेरा हाथ थोड़ा ज़ख्मी हो गया था। नादिया बोली, चलो मैं तुम्हारे हाथ की मरहम पट्टी कर दूँ। और मुझसे बोल रही थी कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी उनसे उलझने की, और वो मुझ पर गुस्सा कर रही थी। मैं बोला, अगर वो तुम्हें छेड़ते और मैं कुछ ना करता तब तुम शायद ज़्यादा बुरा मनाती,
लेकिन अब मैंने तुम्हारी खातिर उन लड़कों से लड़ाई की तो तुम तब भी गुस्सा कर रही हो। मेरी ये बात सुनकर इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन वो खामोश हो गई और धीरे से बोली, मैं डर गई थी। फिर कभी ऐसा मत करना, तुम बिल्कुल बदल गए हो, ना पहले की तरह बातें हैं ना ही गेटअप है। तुमने बाल भी छोटे करवा लिए हैं, अब तुम नज़र भी मिलाने लगे हो, पहले तुम नज़रें चुराते थे। अरसलान यानी मेरा हाथ इस वक्त नादिया के हाथ में था और आंखों में आंखें थी। ऐसे ही एक एक करके दिन गुजरते जा रहे थे। अब 49 दिन रह गए थे। अगले दिन हादिया के साथ इसकी डेट थी और मैं हादिया को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वो इस वक्त स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं पहने हुए थी। आम कपड़ों में हादिया और भी प्यारी लग रही थी। वो पूरा वक्त न चाहते हुए भी मैं सिर्फ इसे ही देख रहा था, इतना कि हादिया को भी इस बात का अंदाज़ा होने लगा। अब वो तोहफा खरीद कर एक रेस्टोरेंट में गई और इस दौरान इसे ये जानकर और भी खुशी हुई कि नादिया भी इसके साथ मोहब्बत से देख रही थी। मेरा ख्याल था कि वो मुझे पसंद करने लगी है। अचानक मेरे टेबल पर किसी ने आइसक्रीम के 2 कप ऑर्डर कर दिए। हम दोनों हैरान थे कि ये आइसक्रीम किसने ऑर्डर की है। तभी वेटर ने कहा कि तुम्हारी माँ काफ़ी सालों से हमारी अच्छी एम्प्लॉई है, वो यहाँ पर वेटर का काम करती हैं, तो ये डेजर्ट हमारी तरफ से तुम लोगों के लिए। ये सुनकर मेरे चेहरे पर शर्मिंदगी आ गई कि मेरी माँ एक वेटर का काम करती है। मैं शर्मिंदगी में रेस्टोरेंट से निकल कर बाहर आ गया। हादिया ने मेरा शुक्रिया अदा किया और हम वहाँ से चले आए। इसे पीछे से जाता देख रहा था और इस वक्त एक बार फिर वक्त रुक गया। तमाम चीज़ें अपनी जगह पर ठहर गई। वक्त मुंजमद हो गया। ये इस बात का इशारा था कि फरिश्ता इस वक्त मेरे आसपास ही कहीं मौजूद है। सामने एक औरत हाथ में माइक पकड़े हुए मेरी तरफ देख रही थी और बोल रही थी, तुम किसी और की ज़िंदगी में चंद दिनों के मेहमान हो, तुम किसी और के वजूद में हो इस वक्त। इसे अपना ठिकाना समझने की भूल मत करना। वक्त तुम्हारी मुट्ठी से रेत की तरह फिसलती जा रही है। मुट्ठी कसने का कोई फ़ायदा नहीं, जितना ज़्यादा मुट्ठी को ज़ोर से बंद करोगे इतनी ही तेज़ी से रेत मट्टी से निकलती जाएगी। फिर चुटकी बजाते ही पहले जैसा माहौल हो गया। वक्त फिर से चल पड़ा। फिर शाम को डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए माँ ने कहा, तुम लोगों के लिए खुशखबरी है, तुम्हारे पापा अगले हफ्ते आ रहे हैं। ये मेरे लिए कोई खुशखबरी की बात नहीं थी, क्योंकि वो मेरा बाप नहीं था, अरसलान का बाप था। मैं खामोशी से डाइनिंग टेबल पर उठकर अपने कमरे में आ गया। नादिया ने मुझे कॉल की, क्यों ना इस साल भी हम इकट्ठा डिनर करें, हर साल की तरह। इस साल भी शाम के 5 बजे मैं तैयार रहूं, क्योंकि हमने बचपन में एक वादा किया था, चाहे कहीं भी रहें उस दिन शाम होने वाली आतिशबाजी को दोनों मिलकर देखेंगे और कभी भी मिस नहीं करेंगे। मैंने उसको बताया, हाँ मुझे याद है, जबकि मुझे कुछ भी याद नहीं था। ये तो अरसलान के साथ किए हुए वादे थे, मैं तो बस अरसलान के वजूद में जी रहा था। मैंने बताया, ठीक है, हम इकट्ठे आतिशबाजी देखेंगे और डिनर भी करेंगे। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। सुबह जब मैं अपने कमरे से तैयार होकर निकला तो मैंने अपने बाबा को अपने कमरे के बाहर खड़े हुए पाया। पहले तो उन्होंने मुझसे इस बात पर माफ़ी मांगी कि जब तुम हॉस्पिटल में थे तो मैं यहाँ पर मौजूद नहीं था। फिर उन्होंने कहा, मैंने उस दिन जो भी किया वो गलत था, जो कि वो तुम्हारे लिए ही किया था। इस वक्त इनके हाथ में वही आर्ट कॉलेज का एडमिशन फॉर्म था। मैं थोड़ा घबराता हुआ पीछे हटा और उनसे पूछा, क्या किया था आपने मेरे साथ पापा? तो क्या वाकई ही मेरी याददाश्त चली गई है? तो मैं कुछ भी याद नहीं। और वो वापस मुड़कर वहाँ से चले गए। इनके पीछे पीछे मैं भी कमरे से बाहर निकल आया। सामने हमजा उनसे कह रहा था, क्या इसे सब कुछ याद दिलाना ज़रूरी है? क्या वो तमाम बातें ज़रूरी हैं जो गुजर चुकी हैं, जो हमें तकलीफ़ देती हैं? क्या ऐसा फिर से कुछ हो गया तो क्या होगा? मगर पापा ने इसकी बात का जवाब न दिया और वहाँ से चले गए। मैं अपने कमरे में वापस आ गया। फिर अगले दिन पापा वापस जा रहे थे। माँ ने उनका रास्ता रोक लिया और उनसे पूछने लगी, आप बहुत बड़े वकील हैं, आपका बड़ा बेटा हमजा भी आपकी तरह मेहनत करके कामयाब बनना चाहता है। मुझे पूरा यकीन है कि वो अपने आप का नाम रोशन करेगा, मगर ये ज़रूरी तो नहीं कि हर एक आपके नक्शे कदम पर चले। हमजा और असलान में बहुत फ़र्क है, आपको इस बात को कबूल कर लेना चाहिए। असलान के साथ आप ये सब नहीं कर सकते। क्या इसके पेंटिंग बुक्स तोड़ देना गलत था? आपने गलत किया, आपको ये मान लेना चाहिए। मैं अपने घर, अपने बेटे और आपसे बहुत प्यार करती हूँ। पापा बिना कुछ कहे ही कार में बैठकर वहाँ से चले गए। आज मुझे नादिया के साथ आतिशबाजी और डिनर के लिए जाना था। मैं अपने कमरे में बैठा कैनवस बोर्ड में रंग भरता जा रहा था। पापा के घर से जाने के बाद और माँ के अपने काम पर जाने के बाद हमजा भी यूनिवर्सिटी चला गया और मैं तमाम घर में अपनी मौत की वजह ढूंढने लगा।
पूरा घर छानने पर भी मुझे कुछ न मिला। बस हमज़ा के कमरे में मुझे सफ़ेद डब्बा मिला जिसमें काफ़ी सारी तस्वीरें पड़ी हुई थी। ये तमाम की तमाम तस्वीरें माँ, बाबा और हमज़ा की और एक लड़की की थी जिसका सर कटा हुआ था, और इसके साथ ही मुझे डायरी भी मिली। मैं इस डायरी के पन्ने खोलकर इसको पढ़ने लगा। आखिरी सफ़े पर लिखा था, आज मेरी मौत का दिन है। दुनिया में कितने ही लोग मेरी मौत से खुश होंगे और इतने ही मसूर। इस दौरान अचानक हमज़ा कमरे में आ गया और इसने डायरी मुझसे छीन ली और कहा, अच्छा है तुम्हारी यादात कभी वापस ना आए। शायद इस मनहूस डायरी की वजह से तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए और हम पर फिर कोई अजाब आए। इसने डायरी को आग लगाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। मैं नीचे भागा और डायरी ढूंढने लगा, लेकिन वो डायरी मुझे कहीं नहीं मिली। वहीं एक बच्ची छोटी खेल रही थी। इसने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो, और हाथ के इशारे से ऊपर की तरफ इशारा किया। कहीं वो तो नहीं ढूंढ रहे? तो जब मैंने ऊपर की तरफ देखा तो वो डायरी हवा में रुकी हुई मुझे नजर आई और इस वक्त एक बार फिर थम चुका था। इस बार फरिश्ता बच्ची के रूप में मेरे सामने आया। फिर वो बच्ची मुझसे बोली, क्या तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया? मैंने बिना सोचे समझे कहा, हाँ मुझे सवाल का जवाब मिल गया, और मेरे सवाल का जवाब ये है कि अरसलान की मौत का जिम्मेदार इसका भाई है। वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हुए मुझे कहती है, अफसोस तुमने एक चांस ज़ाया कर दिया। अफसोस तुम्हारा ये जवाब गलत है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 मौके बचे हैं। इतना कहकर वो बच्ची वहाँ से चली गई। इसके बाद डायरी इसके सामने आकर नीचे गिरी। इसने इसी को उठाकर देखा तो वो मुकम्मल तौर पर जल चुकी थी। वो जली हुई आधी डायरी लेकर अपने कमरे में आ गया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। इस वक्त तो घर पर अकेला था। इसने दरवाजे पर जाके देखा तो नादिया दरवाजे पर खड़ी थी। वो बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन इस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो चुका था। इसे देखकर मेरा दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो गया। मैं बोला, तुम इतना सज संवर कर क्यों आई हो? मुझे पता है तुम अरसलान से प्यार करती हो। तुम्हें पता है इसने मरने की कोशिश क्यों की थी? अपने आसपास के लोगों से, अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने भाई से, अपने दोस्तों से, सबसे, मगर किसी जगह पर भी, किसी वर्क पर, किसी डायरी में इसने तुम्हारा जिक्र नहीं किया। तुम इसकी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखती। ये सुनकर नादिया हक्की बक्की खड़ी इसको देख रही थी, क्योंकि मैं अरसलान की बातें कर रहा था और अरसलान मैं खुद था। मेरी बातें सुनकर नादिया ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और वहाँ से चली गई। मैंने डायरी में जो पढ़ा था तो ये था कि आज मेरी मौत का दिन है। दुनिया में कितने ही लोग मेरी मौत से खुश होंगे। मेरे होने या ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बाहर सबसे अलग, अपने घर में अलग, हर जगह पर मैं हर जगह दूसरों से अलग, मेरे भाई बाबा की तरह वकील नहीं बन सकता। मुझे पेंटिंग अच्छी लगती है। यहाँ से बाहर की एक ऐसी दुनिया यहाँ आबाद है, यहाँ मैं अपने मुताबिक इनमें रंग भर सकता हूँ, किरदारों को जन्म दे सकता हूँ, दोस्त बना सकता हूँ, खुश रह सकता हूँ। मगर बाबा को मेरी पेंटिंग पसंद नहीं। उन्होंने मेरी पेंटिंग अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं सबसे छुप कर कॉलेज की छत पर पेंटिंग करता हूँ, और वहीं मुझे हादिया मिली। इस पूरी दुनिया में वही है जिसके लिए मैंने सब कुछ किया। वो मेरे साथ वक्त गुजार दी। मैं इसकी तस्वीरें बनाता, इसकी तस्वीरों को मैं कैनवस पर उतारता और साथ साथ अपने दिल में भी उतार दी। मगर इस दिन स्कूल की गैलरी में लगी हुई इसकी तस्वीर को देखकर सब लोगों ने हादिया से पूछा, यह अरसलान पेंटर कौन है जिसने तुम्हारी ये इतनी खूबसूरत तस्वीर बनाई? तो इसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि मैं इसको नहीं जानती। ये कौन है? मैंने वो तस्वीर स्कूल फाउंडेशन डे के लिए बनाई थी। मैं पीछे खड़ा ये बातें सुनकर रहा था। मेरे दिल को बहुत तकलीफ़ हुई। आहिस्ता आहिस्ता बातें मुझ पर खुल रही थी। जैसे जैसे मैं डायरी पढ़ रहा था वैसे वैसे वो आधी जली हुई डायरी मेरे काम आ रही थी। लेकिन मेरे काम का सफ़ा मुझे मिल गया था। मैं ये सब सोचता हुआ हादिया के पास गया कि अगर तुम्हें तुम्हारी फ़ोटो कैनवस पर उतारी अपने दिल में उतारना तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मुझे कह क्यों नहीं दिया, बता क्यों नहीं दिया कि तुम सिर्फ मेरा फ़ायदा ले रही हो? हादिया से मैंने साफ गोई से कहा, लेकिन हादिया अपनी सफाइयाँ देने लगी। कुछ भी नहीं, मगर तब तक वो वहाँ से जा चुका था। इस वक्त इसके पास खड़ी हुई इसकी दोस्त बोली, तुम अरसलान से प्यार करती हो तो तुम इसके पास चली क्यों नहीं जाती? इसे प्यार बता क्यों नहीं देती कि तुम इससे प्यार करती हो? वो बोली, जालिम, मैं उससे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हें मालूम नहीं कि मैं किसी मर्द को नहीं बल्कि अपनी जैसी ही किसी लड़की को चाहती हूँ? जैसा कि तुम खूबसूरत हो, प्यारी हो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। आई लव यू। और वो इसे किस कर लेती है। इसके बाद इसकी डायरी में लिखा होता है कि जब वो घर लौट रहा था तो इसकी माँ अपने रेस्टोरेंट के मैनेजर के साथ डेट कर रही होती है।
वो बहुत गुस्से में था। इस वक्त इसे मालूम नहीं था कि इसकी माँ आज आखिरी बार मैनेजर से मिल रही है। वो सिर्फ इसे ये बताना आई थी कि उसे अपना घर, अपना ख़ानदान, अपने बच्चे, अपना शोहर चुन लिया है। वो रोता भागता हुआ एक बार फिर एक पुल के ऊपर खड़ा हो जाता है और ख़ुदकुशी करने के लिए, और आगे से डायरी के सफ़े जले होते हैं। इससे आगे से पता नहीं चलता कि क्या हुआ। फिर इसके साथ वक्त एक बार फिर थम जाता है। चलती हुई गाड़ियाँ रुक जाती हैं। वही फरिश्ता एक बार फिर एक गाड़ी से निकल कर इसके दरवाजे पर आता है और उससे पूछता है, तुम्हें मालूम हो गया कि अरसलान की मौत कैसे हुई? मैं बोला, हाँ मुझे पता चल गया है अरसलान की मौत कैसे हुई। इसे इसके माँ बाप, भाई, दोस्त और जिनसे वो मोहब्बत करता था उन्होंने मारा। उन्होंने इसे खुदकशी करने पर मजबूर किया। इसे सब ने मारा। जिस किसी ने भी इसे अपनी ज़िंदगी से नज़रअंदाज किया, वो फरिश्ता बोलता है, पर अफसोस ये जवाब भी गलत है। घड़ी की सुइयाँ टिक टिक कर रही थी। सिर्फ 8 दिन है तुम्हारे पास और वक्त ख़त्म होने की तरफ जा रहा है। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। इससे बाहर बहुत ही रात हो गई। वो अभी तक घर नहीं आया। घर में इसका भाई और इसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान थे और वो इसको ढूंढ रहे थे। इसका भाई काफ़ी घबराया हुआ था। वो अपने छोटे भाई को अब कुछ और होता हुआ देख नहीं सकता था। इसकी माँ हमजा को कहती है, तुम घर में रुको, अगर वो घर में आ जाता है तो मुझे कॉल करो, मैं बाहर इसको जाकर ढूंढती हूँ। अगर वो घर आता है तो मुझे ख़बर करना है। इसकी माँ काफ़ी देर इसको सड़कों पर ढूंढती है। आखिरकार वो इसे नज़र आ जाता है। माँ कहती है कि चलो बेटा, तुम्हारा भाई घर में परेशान है। तुम इतनी देर से घर वापस नहीं आए, तुम अभी बीमार हो और पूरी तरह ठीक न हुए। मैं अरसलान की माँ यानी मेरी माँ से कहता हूँ, मत करो ये दिखावा। तुम मैनेजर से जो करती फिर रही हो मुझे सब पता है। तुमने जो किया वो मुझे पता है और तुम ही अरसलान की मौत के लिए काफ़ी है। इस तरह दूर से आती हुई गाड़ी दिखाई देती है जो मुझे टक्कर मारने के लिए आती है, लेकिन मेरी माँ वहाँ यानी अरसलान की माँ मुझे बचा लेती है और ख़ुद ज़ख्मी हो जाती है। मैं सब कुछ भूल चुका था। मैं जल्दी जल्दी उनको उठाकर हॉस्पिटल लेकर आता हूँ। वहाँ माँ वेंटिलेटर पर लेटी हुई है। इसकी हालत बहुत नाजुक है। मुझे भी काफ़ी सारी चोटें आई थी मगर मैं बेड पर लेटा हुआ था। दूर से आते हुए मैंने हमजा को देखा। इसके चेहरे पर परेशानी आ थी। वो मुझे पकड़कर माँ के कमरे में ले गया। पापा माँ का हाथ पकड़े हुए इनके पास बैठे हुए थे और बाबा बस रो रहे थे। इंसान की फितरत है, जब कोई चीज़ पास होती है तो उसकी कदर नहीं होती और जब वो चीज़ दूर चली जाती है तब इसकी कदर महसूस होती है। हमजा मेरा हाथ पकड़कर कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई नहीं देखता, तुम्हारी कोई नहीं परवाह करता, पर सच तो यह है कि तुम कभी बड़े हुए ही नहीं। तुम बचपन में हमेशा रोते रहते थे। तुम हमेशा मेरे पीछे पीछे रहते थे, हर वक्त मेरे पीछे पीछे घूमते रहते थे। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता या तुम्हारा ख्याल नहीं करता, लेकिन हर वक्त मेरी नज़रें तुम्हारे ऊपर होती थी। तुम क्या करते हो, कहाँ जाते हो, क्या खेलते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, हर चीज़ के ऊपर ध्यान रहता था मेरा। तुम्हें क्या लगता है अपने छोटे भाई को सामने मरते हुए देखना आसान था? मुझ पर क्या गुजरी जब तुम कहीं के नहीं थे। अगर तुम्हें वो सब कभी दिखाई नहीं दिया जो मैंने, बाबा ने और माँ ने तेरे लिए किया था, तो क्या कहोगे लोगों से कि लोगों ने तुम्हें नज़रअंदाज कर दिया या तुमने अपने साथ खड़े लोगों को नज़रअंदाज कर दिया? अपने आप से बाहर आओ, अपने बचपने से, और सामना करो लोगों का, हमारा, माँ का, बाबा का। तुम प्यार करते हैं तमाम लोग तुमसे, जो मोहब्बत करते हैं उन लोगों का। ये बातें करके इसने मुझे एहसास दिलाया कि मुझ में ही कमी थी। मैं ही अपनी मस्ती में गुम रहने वाला एक लड़का था। माँ को होश आ गया और डॉक्टर ने बता दिया कि अब ये ठीक है, आप उनको घर लेकर जा सकती हैं। अगले दिन मुझे पता चला कि नादिया ने फाउंडेशन कमेटी से बतौर मेंबर इस्तीफ़ा दे दिया है और हादिया की वीडियो वायरल हो गई थी पूरे कॉलेज में, जो वो अपनी दोस्त लड़की को किस कर रही थी। लेकिन इसने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि इसका इस वीडियो से कोई लेना देना है नहीं। इस बात से शर्मिंदा होकर वो छत पर जाकर अपनी जान देने की कोशिश करने वाली थी और इस बात पर परेशान थी कि अब वो कॉलेज में लोगों के साथ नज़रें कैसे मिलाएगी। बस यही सोचकर वो अपनी जान देने जा रही थी। फिर मैंने छत पर जाकर इसे समझाया कि ये इंसानी नज़रिया है। जो तुम्हें पसंद करता है तो तुम इसे नापसंद करती हो। अपनी पसंद लोगों पर मत थोपो। तुम इस कॉलेज को छोड़ दो, किसी और जगह पर चली जाओ, यहाँ पर तुम्हें कोई ना जानता हो, यहाँ पर तुम्हारा कोई वाकिफ ना हो। फिर वो छत से नीचे आई और इसी वक्त अपना सामान अपने लॉकर से निकाल कर कॉलेज से चली गई। शाम को जब मैं घर आया तो देखा घर खाली पड़ा हुआ है और मेरे कमरे की स्टडी टेबल पर पापा के नाम से एक लिफाफा रखा हुआ है जो उन्होंने मेरे लिए रखा था। जब मैंने लिफाफा खोल कर देखा तो इसमें पेंटिंग ब्रश पड़े हुए थे।
उन्हें समझ आ गया था कि किसी को अपनी ज़िंदगी से जाते हुए देखकर बहुत तकलीफ़ होती है। उन्हें देख लिया था कि असलियत ही ख़ानदान और बाकी सब लोगों के साथ मिलकर रहने में, उन पर अपनी मर्ज़ी और अपना फ़ैसला थोप कर नहीं। सुबह पापा और हमज़ा को माँ के साथ बैठे हुए देखता हूँ। अब उसको सब समझ आ गई। वो घर से निकला और भागता हुआ ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहा था, ऐ ज़िंदगी के फरिश्ते, मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत ज़रूरी। अचानक इसके सामने एक आदमी नुमादार होता है जिसने हाथ में फ़कीरों वाला कासा पकड़ा होता है। मैं बोला, आज मैं सवाल का सही जवाब दे दूंगा। तो अरसलान के जिस्म को क्या होगा? मैं तो मरा हुआ था, मुझे तुमने एक मुर्दा जिस्म में दाखिल कर दिया, नई ज़िंदगी देने का वादा किया था। वो बोला, तुम अरसलान का जिस्म ले सकते हो, तुम इसे रख सकते हो, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि ये जिस्म असली अरसलान को मिल जाए, क्योंकि मैं इसकी मौत की वजह जान गया हूँ। इसको प्यार करने वाले माँ बाप हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, मोहब्बत करने वाली खूबसूरत लड़की नादिया है। मैं चाहता हूँ कि मुझे मौत दे दी जाए, मगर अरसलान को दोबारा ज़िंदा कर दिया जाए, ये जिस्म दोबारा इसको अता कर दिया जाए जो उसने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से खो दिया है। अपना ख़ानदान, प्यार करने वाले लोग, माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, सब। फरिश्ता बोला, ठीक है, तुम्हारी शर्त मैं मानता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे एक और सवाल का जवाब देना होगा। अगर इसका सवाल का जवाब सही दे दिया तो मैं अरसलान को इसकी ज़िंदगी लौटा दूंगा और तुम्हें भी एक ज़िंदा वजूद दे दूंगा। सवाल यह है कि तुमने अपनी पिछली ज़िंदगी में क्या गलतियाँ की थी, नहीं तो तुम दोनों को ना तो ज़िंदगी मिलेगी और ना ही ज़िंदा रहने के लिए वजूद। मैं एक बार फिर सोच में पड़ गया। मैं कैसे पता लगाऊं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या गलतियाँ की थी, क्या जुर्म किए थे। मैंने इससे वक्त ले लिया, मेरे पास अभी भी 2 दिन बाकी थे। मैंने अखबार, मैगज़ीन, इंटरनेट सब छान मारे, कहीं भी 15-16 साल के लड़के के बारे में कुछ लिखा हो मिल जाए, लेकिन हर साल दुनिया में 15 और 16 साल के लड़के खुदकुशी करने वाले थे, उनकी तादाद 80 लाख थी। मैं ये कैसे पता करता? ये नामुमकिन था। फिर मैंने अरसलान के नाम एक चिट्ठी लिखी कि मैं तुम्हारा शरी जिस्म तुम्हें वापस नहीं लौटा सकता। मैं हार गया। मैं आया तो अपनी ज़िंदगी पाने था, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी लौटाने का ज़िम्मेदार था, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा तुम्हें अपनी ज़िंदगी की ज़रूरत है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी नहीं लौटा सकता। मैं हार गया। मेरे पास अब 2 ही घंटे बचे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। इस वक्त मुझे नादिया की बड़ी शिद्दत से याद आई। आखिरी बार इसे मिलना चाहता था, इसे अच्छे से जी भर कर देखना चाहता था, इससे माफ़ी मांगना चाहता था। मैंने इसका दिल दुखाया था। इसी वक्त जब मेरे पास सिर्फ 2 घंटे थे, मैंने एक नई पेंटिंग बनाना शुरू की। एक पल मेरे लिए कीमती था। मैं जब पेंटिंग बना रहा था, मेरे नाक से खून बहना शुरू हो गया। जिस्म ने भी साथ देना बंद कर दिया, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं तस्वीर बनाकर सीधा कॉलेज की तरफ भागा। कॉलेज में इस वक्त भी कॉलेज फाउंडेशन की तैयारियां चल रही थी। नादिया वहाँ पर काम करवा रही थी। मैं इसे देखकर इसके पास चला गया। नादिया, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने जा रही है। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दिखाया, बस तुम मुझे माफ़ कर दो। वो मेरी इस बात को मजाज समझ रही थी। बोली, तुमने तो उम्र भर के लिए मेरे दिल को ज़ख्मी कर दिया, फिर भी मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, क्योंकि अच्छे दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारे अकेलापन, तुम्हारी तकलीफ़ समझ नहीं पाई। फिर मैंने वो पेंटिंग जो बनाई थी वो इसके हाथ में थमा दी। वो भी मेरी बातों को मजाक समझ रही थी। इसने मुस्कुराते हुए तस्वीर मेरे हाथ से ले ली और खोल कर देखी, और फिर मुझसे बोली, मैंने भी तुम्हारी गैर मौजूदगी में आर्ट रूम से तुम्हारी वो तस्वीर निकाल ली थी, वो देखो सामने। तो सामने मेरी 4-5 तस्वीरें इसने बड़े से बोर्ड पर लगा कर रोशन कर रखी थी। मैं इसे जी भर कर देखना चाहता था, क्योंकि वक्त मेरे पास अब मिनटों में रह गया था। फिर अचानक मेरे दिल में एक दर्द सी उठी, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं इसको अलविदा कहकर ग्राउंड से बाहर आ गया और थोड़ी ही दूर चला था कि मुझे चक्कर आया और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। चंद पलों में मैंने बचपन से लेकर आज तक की सारी यादों को अपनी आंखों के सामने घूमते हुए देखा। हर चीज़ थी, माँ थी, बाबा था, भाई था, हादिया थी, नादिया, सब कुछ था मेरे सामने। बस मैं अपने आप को ही नहीं देख सका। मैं ही नहीं था इनके दरमियान। मैं अरसलान की मौत का ज़िम्मेदार खुद अरसलान था। अरसलान की ही गलती थी, जिससे ही ये सोच मेरे जहन में आई। वक्त एकदम से फिर रुक गया। मैं ही अरसलान हूँ, मैं ही अरसलान हूँ, लेकिन वक्त ख़त्म हो चुका था। अचानक ही मेरे सामने एक चपरासी औरत ने अपना हाथ बढ़ाकर मुझे उठाना शुरू कर दिया। इस चपरासी ने मुझसे कहा, तुम पास हो गए, तुमने 100वें दिन के आखिरी मिनट में भी अपना इम्तिहान पास कर लिया। दरअसल तुम्हारी पिछली ज़िंदगी की गलतियाँ और तुम्हारी बेवकूफ़ियाँ तुम्हारी मौत की ज़िम्मेदार हैं।
तुम्हें यह तुम्हारी ज़िंदगी का तोहफ़ा मुबारक हो। मैं इस फरिश्ते की ये बात समझ ना पाया और उससे कहा, तुमने तो कहा था कि मुझे ये शरीर किसी का दिया गया है। 100 दिन के लिए। फरिश्ते ने हंसते हुए कहा, ऐसा ही है ना। यहाँ हर कोई एक जिस्म में कोई किराएदार के तौर पर रहता है, यानी एक घर की तरह रहता है, और वक्त आने पर सबको एक दिन अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है। फ़िलहाल तुम्हें अपना ये नया घर मुबारक हो। नाज़रीन, स्टोरी आपको कैसी लगी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली कहानी में।